हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे दोस्तों। वेरी हैप्पी सीए डे टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। ऑब्वियसली यू आर अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरे और से एडवांस में बधाइयाँ, है ना। तो दोस्तों आज का एजेंडा अपना क्या है कि आज हम कॉस्टिंग का एक चैप्टर रिवाइज करने वाले, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, जो होता है आपका कॉस्ट शीट। ओके, तो कॉस्ट शीट ये ना पूरा बेटा आपका एक फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, जिसका फॉर्मेट क्लियर एंड जिसके कुछ थोड़े से टेक्निकल चीजें क्लियर है माइंड में, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे नंबर को स्कोर कर सकता है। वैसे इसका वेटेज है 10 मार्क्स, पर अभी फिलहाल डायरेक्ट 7 से 8 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है। एंड कभी कभी हो सकता है ये एमसीक्यू में 2 मार्क का आपको पूछ ले, या फिर हो सकता है ये आपको एमसीक्यू में ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, एक चैप्टर का ये मैंने देखा है, अगर ये एमसीक्यू में पूछता है ना, तो ये जनरली मटेरियल कॉस्टिंग के साथ कंबाइन करता है। यानी कि आपका जो कॉस्ट शीट में एक आइटम होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो उसकी एक छोटी सी एडजस्टमेंट आपकी मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर से होती है। एंड फिर आपका वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होके आता है, फिर पूरा कॉस्ट शीट बनता है। तो ये दोनों को मर्ज करके ना एक 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, पर जनरली वो एमसीक्यू में पूछता है। या फिर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट शीट पे क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, या अगर आपकी किस्मत रही तो 10 मार्क्स का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं पता तो डोंट वरी, आपको ये चैप्टर में आज पूरा आपके दिमाग में क्लियर कर दूंगा। तो 1 मिनट चेक कर लूं मैं। हाँ, तो यहाँ पे ये नोट से डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 5 पेजेस, मात्र 5 पेजेस आपको एग्जामिनेशन के डे पे पढ़ना है, एंड इस चैप्टर में आपकी नैया पार हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब क्या, अगर मैं कोई भी कंपनी का कॉस्ट शीट देखता हूं तो उनका वो उनके कॉस्टिंग रिलेटेड पूरा उसमें स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एक बिजनेस में क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले सेल करने से पहले, ठीक है, सेल करने से पहले आप डिटरमाइन करते हो कि उसका कॉस्ट कितना है, ताकि आप उसमें आपका प्रॉफिट ऐड कर सके। ठीक है, मान लो अगर आपके पास कस्टमर आता है पहले दिन पे, वो बोल रहा है कि मुझे 2 लाख पेन मैन्युफैक्चर करके दो, आप कितने में बेचेंगे। तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। मान लो आपको ये 18 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, प्लस आप इसमें आपका प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करेंगे, एंड मान लो से 25 लाख रुपए आप उसको कोट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं आप कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंस क्या है कि आप एक डिटेल्ड वर्किंग करते हो कि आपको कितना खर्चा आने वाला है, सो दैट आप कॉस्ट प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस को जो है डिटरमाइन कर सके। आइए, तो क्या है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन अ टिपिकल कॉस्ट शीट, कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जनरली कैन बी क्लासिफाइड एल्स एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अभी एक्चुअली क्या है, चैप्टर नंबर 1 है ना आपका कॉस्ट शीट का, कॉस्टिंग का, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग। तो वहां पे अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए, तो उसमें ये आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपका कॉस्ट शीट जो है ना वो बनता है। ठीक है, सो एमसीक्यू में आपको ये पूछ सकता है कि कॉस्ट शीट कौन से बेसिस पे बनता है, तो इसका आंसर है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आइए अब बढ़ते कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में देखो, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपको फॉर्मेट बहुत थरोर होना चाहिए। अगर फॉर्मेट बहुत थरोर है ना, आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये रहा आपके सामने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम पीरियड की करते हैं। तो पीरियड कोई भी पीरियड का बना सकते हो, एक तो आप वीकली भी बना सकते हो, या आप मंथली बना सकते हो, या फिर मान लो आप क्वार्टरली भी बना सकते हो। ठीक है, आप इसको क्वार्टरली भी बना सकते हो, या फिर आप इसको ईयरली यानी कि एनुअली भी बना सकते हो। आईसीआई एक तो आपको मंथली भी पूछ सकता है, या क्वार्टरली भी पूछ सकता है, या एनुअली भी पूछ सकता है। वीकली इन्होंने आज तक पूछा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मेट है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड। अगर वो मंथ होगा, या फिर क्वार्टरली बना रहे हो, या ईयरली, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा आइटम क्या आता है सर, सबसे पहला आता है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि मैंने कितना डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन में यूज किया है। देन उसमें मैं ऐड करूंगा डायरेक्ट वेजेस, उसमें मैं ऐड करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम ट्रेसेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अब आइए इस पे समझा दूं। तो सबसे पहले सर हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख रहे हैं। ओके, हम देख रहे हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ना सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हो प्राइम कॉस्ट की आपको प्राइमरी खर्चा कितना लगा। तो उसमें आप आसान वाले खर्चे लेते हो कि मैंने मटेरियल कितना यूज किया, तो आप लेते हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ओके, और लैपटॉप का कोटेशन आपको देना है। तो लैपटॉप में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा बेटा? स्क्रीन, डिस्प्ले, देन उसके बाद प्लास्टिक मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। देन उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड का हार्ड प्लास्टिक भी मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। स्पीकर मेरा डायरेक्ट मटेरियल है जो मुझे दिखता है। तो ये सारा हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल, पर इसमें वर्ड यूज किया है कंज्यूम्ड। अब ये जो वर्ड कंज्यूम्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब कंज्यूम्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने प्लास्टिक है, ठीक है, मैंने प्लास्टिक बाय किया 1000 केजीज। ओके, 1000 केजीज, पर लैपटॉप बनाने के लिए मैंने इसमें से सिर्फ 200 किलो यूज किया। ठीक है, तो 1000 किलो मुझे गिरा था 10 रुपए केजी के हिसाब से, यानी कि 10,000 रुपए। पर लैपटॉप के लिए मैंने यूज कितना किया? 200, तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा बेटा? 2000 रुपए। तो आप लेते हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कि आपने इस पर्टिकुलर कॉस्ट शीट आप जो बना रहे हो ना, लैपटॉप का बना रहे हो, मान लो मैं बना रहा हूं लैपटॉप का, तो लैपटॉप में मैंने कितना प्लास्टिक कंज्यूम करा है, तो आपका वर्ड आता है बेटा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, तो मेरा सबसे पहला क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, ओके, कंज्यूम्ड। ठीक है, आपके कॉलम कौन से होते हैं बेटा? एक तो आपका आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक आता है आपका यूनिट का कॉलम, यानी कि पर यूनिट आपको कितना खर्चा आया, एंड एक आता है आपको टोटल का कॉलम। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल हम 100 लैपटॉप बना रहे, तो आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। देन उसके बाद आप लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस कि उस प्रोसेसिंग में, यानी कि लैपटॉप बनाने के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉइज कितने असाइन थे। डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या? कि फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉइज डेडिकेटेडली उस चीज पे ही काम कर रहे हो, तो आपका वो खर्चा हो जाता है डायरेक्ट। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है। एंड एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि आपको उस चीज के लिए कौन सा खर्चा आया है जो आप ट्रेस कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने एक लेआउट डिजाइन किया था कि मेरा लैपटॉप ऐसा दिखना चाहिए। तो वो लेआउट के लिए जो मैंने खर्चा दिया है, फॉर एग्जांपल 25,000 रुपए दिया है कि मेरा मॉडल ऐसा दिखना चाहिए, तो वो लेआउट का खर्चा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो हमने तीन चीजें देखी, एक तो आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या जिसको आप ट्रेसेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हो। ये तीनों को आप ऐड कर देते हो तो आपका आ जाता है प्राइम कॉस्ट, यानी कि आपको प्राइमरी कितना खर्चा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जब ऐड कर देते हो, यानी कि 1 + 2 + 3 आपको मिल जाता है प्राइम कॉस्ट। ओके, तो प्राइम कॉस्ट मिल जाता है। फिर प्राइम कॉस्ट में आपको ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड। सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है हम ये थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इसकी एक लिस्ट है, आपको एग्जामिनेशन के पहले सिर्फ उतना लिस्ट गो थ्रू करना है। फिर आपका आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसमें क्या ऐड करने वाले हो? आप इसमें ऐड करने वाले हो फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते। आपका चैप्टर आप पढ़ते हो ओवरहेड कॉस्टिंग, यानी कि ऐसे खर्चे जो बेटा आपके प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पूरे फैक्ट्री में लग रहा है, तो वहां पे लैपटॉप भी बन रहे होंगे, स्पीकर भी बन रहे होंगे, पर अभी मैं लैपटॉप का खर्चा निकल रहा हूं ना सिर्फ, तो लैपटॉप में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं लगा है, वो पूरे फैक्ट्री के लिए लगा है। तो ये आपका इनडायरेक्ट खर्चा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। मतलब क्या? कि आप इसको डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते हो, ये इनट्रेसेबल होता है। तो आप इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते हो, तो आपको मिल जाता है बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज किया हूं मैं? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो ग्रॉस का अर्थ क्या होता है कि आपको इन जनरल भी पता होगा, एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट।
एंड आपका आता है एक नेट प्रॉफिट। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट पे नेट प्रॉफिट पे जाना है मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर एनपी पे जाना है तो कैसे जाऊंगा सर? आपको कुछ एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? विदाउट डिडक्शन ऑफ समथिंग। तो मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी है? ग्रॉस सैलरी मतलब क्या? विदाउट डिडक्टिंग माय प्रोविडेंट फंड एंड एक्सेट्रा। तो मेरी ग्रॉस सैलरी फॉर एग्जांपल 30,000 है, पर 30,000 मेरे हाथ में नहीं आएंगे क्योंकि वो मेरी नेट सैलरी नहीं है। तो ये आपका हो गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या करते हो? ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ठीक है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं लैपटॉप को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं ना, तो मैं उसमें ऐड करूंगा कि मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था। मान लो ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे पहले से ही कुछ लैपटॉप बने हुए हो। अगर 100 लैपटॉप बनाने हैं तो हो सकता है कि 20 लैपटॉप ऑलरेडी बनने चल रहे, 80 लैपटॉप और बनाने हैं। तो मैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करूंगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस करूंगा, मुझे मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो मुझे अगर ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है, ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करना पड़ेगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लॉजिक समझा रहेगा, राइट? फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे आ गए, उसके बाद आपको 5 और खर्चे ऐड करने हैं। अब यहाँ पे अब तक अपन ने क्या किया? अपन ने डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे को ऐड किया है। अभी अपने को कुछ और एडिशनल खर्चे भी ऐड करने, वैसे इसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया है। तो इसका मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाया, दैट इज क्यू रैप्स। क्यू रैप्स का अर्थ क्या होता है? तो क्यू फॉर इज योर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। मान लो अगर मैं लैपटॉप बना रहा हूं फैक्ट्री में, तो मैं क्वालिटी मैनेजर रखता हूं टू एंश्योर कि मेरा जो लैपटॉप का क्वालिटी है, फॉर एग्जांपल मैं एसुस का कंपनी हूं एंड मैं अपना लैपटॉप का क्वालिटी, यानी कि मैं लैपटॉप बना रहा हूं, तो मेरे ब्रांड का कुछ एक नॉन क्वालिटी है मार्केट में, तो वो क्वालिटी चेकिंग के लिए मैं कुछ खर्चा करता हूं, दैट इज नोन माय क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। देन आर इज फॉर बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो आर इज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। आर इज फॉर योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर ए इज फॉर योर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन रिलेटेड, यानी कि प्रोडक्शन रिलेटेड आपको क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगे आपको वो ऐड करना पड़ता है। फिर क्यू रैप, पी इज फॉर योर प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। एंड बेटा एस इज फॉर योर स्क्रैप सेल्स, स्क्रैप सेल्स इन जनरल, ओके। आइए अभी एक एक एलिमेंट पे डिस्कशन कर लेते। तो बेटा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट मतलब आप आपके लैपटॉप के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा स्पेंड कर रहे हो, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। आईसीआई के क्वेश्चन में गिवन रहता है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, आपको कितना लगा उस प्रोडक्ट के लिए, आइडियली एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस शुड बी और अमोर्टाइज। ये आपका कॉस्ट शीट में टेक्निकली नहीं आना चाहिए। हाँ, फिर सिर्फ कौन सा खर्चा आता है मैं आपको इस पे क्लैरिटी देता हूँ। मान लो आपने फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ खर्चा किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। लैपटॉप पे मान लो 100 करोड़ खर्चा किया है। अब आइडियली आप इस चीज को अमोर्टाइज करते हो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो खर्चा अमोर्टाइज नहीं हुआ रहता है, 90 करोड़ मान लो आपका अमोर्टाइज हो गया, 10 करोड़ अमोर्टाइज नहीं हुआ, तो 10 करोड़ का खर्चा आपका आता है यहाँ पे कॉस्ट शीट में। पर इन्होंने लिखते वक्त सिर्फ इतना लिखा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, पर आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वो वाला खर्चा जो अमोर्टाइज हुआ ही नहीं है कभी, राइट? तो ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, राइट? फिर प्रोडक्शन रिलेटेड आपको जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगेंगे, ये आपको ऐड करना पड़ेगा ये क्यू रैप्स में। फिर उसके बाद आपको प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड करना पड़ता है। प्राइमरी पैकिंग मतलब क्या? देखो ये लैपटॉप मेरा बन गया है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप बन गया है। अब ये लैपटॉप को मैं पहले क्या करता हूं, मैं ऐसे सील पैक करता हूं। सील पैक मतलब वो एक प्लास्टिक का स्ट्रेचर आता है ना, प्लास्टिक के स्ट्रेचर से मैं वो पूरा लैपटॉप को व्रैप करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने लैपटॉप अभी ज्वाइन किया है ना, यानी कि अभी बनाया, तो उसका वो व्हाट वी से वो होल्ड बना रहे, इसलिए पहले स्ट्रेचर से व्रैप होता है लैपटॉप।
फिर उसको थर्माकोल में डालते, राइट, ताकि वो होल्ड बना रहे, फिर उसको हम बॉक्स में डालते। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्राइमरी पैकिंग मेरी कौन सी हो गई? प्राइमरी पैकिंग हो गई मेरी स्ट्रेचर प्लस थर्माकोल। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ताकि मेरे वो क्वालिटी और मेरे वो लैपटॉप को मेंटेन करे। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी पैकिंग, क्योंकि इसके बिना तो मैं लैपटॉप होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा ना। एंड जब मैं सेल करता हूँ तो मैं लैपटॉप ऐसे डायरेक्टली नहीं देता हूँ, मैं एक कार्टन में देता हूँ, यानी कि एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में देता हूँ। तो ये हो गई मेरी सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। तो दो पैकिंग है, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ। तो देर आर टू टाइप ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। एक होता है आपकी प्राइमरी पैकिंग। अब ये पैकिंग क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि आप आपके गुड्स को मेंटेन कर सके, ओके, यानी कि एक फॉर्म में रख सके। एंड फिर आप जब उसको सेल करते हो ना, तो एक आपकी आपकी सेकेंडरी पैकिंग, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू सेल, फॉर एग्जांपल लिख दो, यहाँ पे एग्जांपल लिख दो। यहाँ पे होगा आपका स्ट्रेचर प्लस थर्माकोल, ये आपका प्राइमरी पैकिंग होता है। एंड यहाँ पे आएगा आपका कार्डबोर्ड का बॉक्स। सिमिलर एक और एग्जांपल देता हूं, आपको और क्लैरिटी आएगा। अगर आपने कभी माजा पिया है या स्लाइस पिया है या फ्रूटी पिया है, तो अगर मैं सिर्फ माजा बना रहा हूं, पर मुझे माजा किसमें तो भी डालना पड़ेगा, मान लो मैंने बॉटल में डाल दिया, तो बॉटल हो गई मेरी प्राइमरी पैकिंग, क्योंकि बिना बॉटल के मैं माजा बेच ही नहीं पाऊंगा, कैसे दूंगा आपको, इसे हाथ में थोड़ी दूंगा प्रसाद की तरह। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी पैकेजिंग। पर अगर वो माजा के बॉटल पे मैं कटरीना का फोटो लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये कटरीना का फोटो नहीं लगाता तो भी मेरा माजा बिक सकता था क्या? हाँ, पर ये मैंने लगाया ताकि सेल की वैल्यू बढ़े। कटरीना का फोटो दिखेगा तो कटरीना के चाहने वाले वो बॉटल जरूर लेंगे, यानी कि मेरा प्रोडक्ट जरूर लेंगे। तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी पैकिंग। आई होप ये डिस्टिंक्शन आपको अभी क्लियर है। ओके, द रिकॉर्डिंग इज गोइंग फाइन। देन आप फिर इसमें लेस कर देते हो, व्हाट वी से, आप इसमें लेस कर देते हो स्क्रैप सेल्स इन जनरल। मतलब हो सकता है आपका प्रोडक्शन करते वक्त कुछ स्क्रैप जनरेट हो जाए, तो अगर वो जनरेट हो जाए एंड आप अगर उसको सेल करते हो, तो उसको आप बोलते हो रिकवरीज। तो रिकवरीज है अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में, बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो आप इसमें लेस कर देते हो, किसमें से? नेट फैक्ट्री कॉस्ट में। ये सब करने के बाद आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्या, कि आपको प्रोडक्शन का कितना खर्चा आया है। तो बेसिकली अगर आपको कॉस्ट शीट को समझना है, तो इसके मेन दो हिस्से, एकदम मेजर मेजर एड्स बोल रहा हूं। एक तो आपका सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कि मुझे प्रोडक्शन का कितना खर्चा लगा है। एंड एक आता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो पहला ब्रैकेट क्या है मेरा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्लस इसमें आप ऐड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप डब्ल्यूआईपी ओपनिंग ऐड करेंगे, डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग को लेस करेंगे, आपको मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आप पांच चीजें क्यू रैप एस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया है, राइट। अभी बढ़ते दूसरे हिस्से की तरफ। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद में कुछ फिनिश गुड्स भी हो गए मेरे पास। अरे अगर मुझे 100 लैपटॉप्स पूरे बेचने, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे ऑर्डर आया है 100 लैपटॉप का, पर मैंने गोडाउन में चेक किया तो 20 लैपटॉप ऑलरेडी मेरे पास है, तो क्या मुझे 80 लैपटॉप बनाने पड़ेंगे क्या? द आंसर इज यस। तो मैं इसमें ऐड करूंगा कि मेरे पास ओपनिंग का कितना स्टॉक है एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है। फिर इसके बाद मुझे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब मैंने आपको पर यूनिट बता दिया, पर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ पे आपका सीओपी आएगा, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या ऐड करेंगे? आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इन वैल्यू, ठीक है, कि मेरे पास कितने रुपए के लैपटॉप अभी भी है। वैसे पर यूनिट का भी कॉलम होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है।
यानी कि अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि इतने यूनिट आप बेचने वाले हो तो उसका कितना खर्चा आया है। देन आप इसमें कुछ और एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हो, जिसे आपके जनरल एक्सपेंसेस, मान लो आपने लॉयर को पैसा दिया, क्यों, ताकि आप देखो लैपटॉप बना रहे हो तो आप पोल्यूशन कर रहे हो, तो पोल्यूशन के रिलेटेड पैसा आपने दिया, तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन ये पोल्यूशन के रिलेटेड पैसा आपने दिया, ये लॉयर थ्रू दिया, मतलब लॉयर से एक वो सर्टिफिकेट मंगाया तो लॉयर को उसका पैसा दिया, तो ये आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। देन आपका आएगा सेकेंडरी पैकिंग, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ताकि जो सेल करने के लिए हेल्पफुल हो। एंड आएंगे फिर आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा इसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। अगर आपने मान लो ये लैपटॉप बनाने के लिए 1 लाख रुपए का लोन उठाया था एंड इस पे आप 10% का इंटरेस्ट भर रहे हो, तो आपको ये लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। ये एक रिसेंट अमेंडमेंट है, पहले ना अमेंडमेंट के पहले हम ये चीज को इग्नोर कर देते थे, पर अभी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए का खर्चा जो आएगा मेरा, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस का खर्चा, ये आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स के बाद, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में मुझे ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या ऐड करूंगा, सीओजीएस में मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, मुझे सेकेंडरी पैकिंग ऐड करना है, देन मुझे ऐड करना है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, एंड मुझे कुछ अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए या सीए से अकाउंटिंग किया है उसको पैसा दिया, या ऑडिट करा है उसका पैसा दिया, ठीक है। तो ये सब आता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल में मुझे ऐड करने पड़ेगा प्रॉफिट एंड आ जाएगा मेरा सेल। यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आ गया मेरा 18 लाख रुपए, तो ये मेरा जेब से इतना खर्चा जा रहा है, पर मैं धंधा लेके बैठा हूं तो मैं पैसे कमाने वाला हूं, तो मैं 10 लाख का अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा एंड 28 लाख हो जाएगा मेरा सेल का वैल्यू। तो कुछ नहीं, मोटा मोटी यही है आपका पूरा फॉर्मेट। आइए हम पूरा कॉस्ट शीट एक साथ व्हाट वी से रिकॉल कर लेंगे। तो आपको पहले 3 कॉलम बनाने, एक तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, देन पर यूनिट का, ओके, एंड टोटल का। आपको हमेशा पर यूनिट का कॉलम भी बनाते आना चाहिए। देन आप सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ओके, डायरेक्ट लेबर कितना है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। तो आपका आ जाएगा बेटा प्राइम कॉस्ट। मान लो आपने डायरेक्ट मटेरियल का, आपको चलो आप पहले पर यूनिट से जाते एंड टोटल बाद में करते। तो यहाँ पे मान लो मेरी यूनिट्स, अगर मेरा यूनिट से, तो वो है 1000 यूनिट्स, ठीक है, 1000 यूनिट्स का मैं खर्चा निकाल रहा हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे आएगा 20,000, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट आ रहा है 25 रुपया, तो ये आएगा बेटा 25,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मेरे 30 पर यूनिट, तो ये आएगा 30,000। तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, क्या इसको मैं ऐड कर सकता हूँ क्या, यस, क्योंकि ये डायरेक्ट है, तो 45 एंड ये आएगा 75, तो ये आ जाएगा मेरा 75,000 रुपीज। इसी के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर लो, ये देखो 20,000, 25,000, 45,000 होता है, और 30, 75,000, 75,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मेरा 75 ही आना है, तो ये आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अभी इसमें आप ऐड क्या करने वाले हो, आप ऐड करने वाले हो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स आप पर यूनिट में आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया रहेगा 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1000, 1000 करेंगे आपका आएगा कितना, 10 आएगा ना, नहीं सॉरी 100 आएगा, तो आपका आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ये दोनों को ऐड करूंगा 1,75,000 एंड फिर ये आएगा 175। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने पहले वैल्यू लिखी, फिर मैंने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट का कॉस्ट निकाला। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये होने ही नहीं वाला, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट खर्चा कभी भी नहीं मिलने वाला, राइट। फिर आप इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का आपका कितना वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। आपको ध्यान में रखना है इसमें पर यूनिट का कॉस्ट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस चीज को रेड करके रखा है, ये जो रेड है ना, मतलब यहाँ पे पर यूनिट में डैश डैश होना चाहिए आपका हमेशा, माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो मान लो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का खर्चा मेरे पास 20,000 रुपए का है
एंड क्लोजिंग WIP का खर्चा मेरे पास 50,000 रुपए का है। तो बेटा मेरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? 1,75,000 प्लस 20,000, 1,95,000, 1,45,000 आ जाएगा मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में मुझे क्यू रैप एस करना है। ओके, क्यू रैप एस करना है। आइए मैं पहले ये क्यू रैप एस कर लू। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है मान लो मेरा 20,000 रुपए। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट विच इज व्हाट वी से अनअमोर्टाइज, इसका कॉस्ट 10,000 रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट प्राइमरी है मेरा 5,000 रुपए, राइट। प्राइमरी पैकिंग लगी मुझे 15,000 रुपए की एंड स्क्रैप सेल हुआ है मान लो मेरा 2,000 रुपए का। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट है 1,45,000 प्लस 20,000 ऐड करो। तो ऐड कितना करना है पहले मुझे? 30,000, 35,000, 50,000, यानी कि 48,000 ऐड करना है। तो ये आएगा मेरा 1,93,000। ठीक है, ओरल कैलकुलेटर COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आप इसमें करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, जो भी आपको वैल्यू दी हुई रहेगी, मान लो 20,000 रुपए दिया है, एंड लेस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को मैं लेस करूंगा। क्या रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या मेरा? ओके, चल रहा है। तो मान लो इसकी वैल्यू 10,000 है। तो कितना आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा मेरा नेट, मुझे 10,000 ऑफ करने, मतलब 1,83,000। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे सेकेंडरी पैकिंग। ओके, अब मान लो सेकेंडरी पैकेजिंग है मेरी 7,000 रुपए, प्लस ऐड करना है मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपए, एक मैं तुक्के मार रहा हूँ। एंड प्लस मुझे ऐड करना है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, मतलब अदर देन प्राइमरी, तो ये मान लो 2,000 रुपए। एंड मान लो इंटरेस्ट का खर्चा है मेरे पास, इंटरेस्ट का खर्चा है 8,000 रुपए। तो बेटा मेरा COS कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा मेरा 1,83,000 प्लस कितना 7,000, यानी कि 1,90,000, 1,92,000, 1,94,000 एंड 1,94,000, 2,02,000। तो 2,02,000 इज माय कॉस्ट ऑफ सेल एंड मुझे ऐड करना है इसमें मेरा प्रॉफिट से। फॉर एग्जांपल मैं 25% रखता हूँ जनरली मेरे कॉस्ट पे। तो कॉस्ट मेरी इतनी है, तो डायरेक्ट इस पे कितना आएगा रे? 25%। कैलकुलेटर पे एक मिनट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 2,02,000 प्लस 25 एंड परसेंटेज का सिंबल मेरा इधर है, तो 250 to 500 इज माय सेलिंग प्राइस। ओ सेल्स आएगा 2,52,500। ओके, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको कैच देता हूं। अब यहाँ पे देखो, अब जहाँ पे ना आपको क्वेश्चन में वो दो क्वांटिटी देगा, एक तो आपकी यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मान लो आपके 100 है, 1,000 है मेरे केस में, एंड आपका एक होगा यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड मान लो 1,500। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसे भी हो सकता है ना कि मेरे पास ओपनिंग एंड फिनिश स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है मान लो यहाँ पे मेरे पास 300 का, राइट, एंड क्लोजिंग स्टॉक है मान लो 200 का। अब यहाँ पे एक आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिखाता हूं। अगर देखो मुझे एग्जामिनेशन में चाहिए होते यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, पर मेरे पास ये डेटा 1 दिया है, डेटा 2 दिया है, डेटा 3 दिया है। तो अब अगर मुझे यूनिट्स प्रोड्यूस निकालने हैं, अरे यार एक मिनट मैं लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर दूं। चलो एक काम करता हूँ, आपको फॉर्मेट से ही लेके जाता हूँ डायरेक्टली। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो बेवफा है। ला, 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 ला। हाँ, एक काम करते हैं, हम फॉर्मेट से ही आगे बढ़ते। तो मैंने अब तक आपको पूरा फॉर्मेट एक बार गो थ्रू करा दिया है, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैच, राइट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैच? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये वाला जो लाइन है। चलो एक काम करता हूं, मैं हाइलाइटर लेता हूं। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जब भी आप इन सारे कॉलम में पर यूनिट निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है आपको। आपको क्या करना है? आपको हमेशा अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी करना है, ठीक है।
यानी कि आपको अमाउंट से प्रोडक्शन क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप निकाल रहे हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बार आपका निकल गया, ठीक है, उसके बाद का जो लाइन है ना बेटा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच है, गड़बड़ हो सकती है आपको। फिर आपको इन वाले खर्चों में, ये वाले खर्चों में, COGS, सेकेंडरी पैकिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेल्स क्वांटिटी के साथ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा सेल्स क्वांटिटी के साथ। तो मैंने देखो आपसे जो स्टार्टिंग में चार्ट बनाया, तो आप भी बनाओ मेरे साथ फटाफट। कॉस्ट शीट लिखो एंड यहाँ पे सबसे पहला दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर बेटा मुझे इसमें पर यूनिट का कॉस्ट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी। एंड अगर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल्स तक जाना है, तो आफ्टर सीओपी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा पर यूनिट के लिए, अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स की क्वांटिटी। आई होप अभी आप इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। आपको ये पता है ना कि सेल्स और प्रोडक्शन क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। आइए हम एक, मैंने वर्किंग नोट्स में भी दिया है, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी करके एक कंसेप्ट है। तो ये देखो आपको एग्जामिनेशन में ऐसा दिया रहेगा कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 1000 का है, मतलब लैपटॉप का मेरे पास कुछ ऑर्डर आ रहा है, मान लो 25,000 लैपटॉप का ऑर्डर आ रहा है एग्जाम्पल, एंड मैं देखता हूं तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 1000 है। अब मुझे सेल कितना करना है, मुझे सेल करना है 25,000 इतना, ठीक है, 25,000 मुझे सेल करना है। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 5,000 रुपए, तो मुझे कितना प्रोड्यूस करना है। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पता है क्या, 25,000 का ऑर्डर आया, 25,000 लैपटॉप बेचने का, पर आप बोल रहे हो अरे गोडाउन में 1000 तो पड़ा है, ठीक है, क्या बात है, सही है, 1000 पड़ा है तो 24,000 बनाने, राइट, ओके। एक मिनट रुको, हम यहाँ पे लेते हैं वापस इसको। देखो ध्यान से समझना, मुझे सेल करना है इन क्वांटिटी 25,000 लैपटॉप की। अब मैं धंधा लेके बैठा हूं, मैं बोलता हूं भाई कि अपने पास गोडाउन में कितना बाकी है, वो मुझे बोलता है कि आपके पास 5,000 ऑलरेडी पड़े, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इज माय करंट ईयर का ओपनिंग, ठीक है, करंट ईयर का ओपनिंग मतलब पिछले साल का मेरे पास क्लोजिंग हुआ रहेगा। तो इसी के वजह से अगर मान लो मैं सेकेंड वीक का कॉस्ट शीट बना रहा हूं, तो पहले वीक का कितना क्लोजिंग है मतलब ही इसका ओपनिंग हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि 25,000 पड़े मेरे इसमें गोडाउन में, अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा 25,000 बेचने और 5,000 अपने पास है ऑलरेडी, तो 20,000 बनाने, तो चलो 20,000 बनाओ। पर मेरा भाई मुझे बोलता है तू पागल है क्या, तू कट्टू कट क्यों कर रहा है, थोड़ा तो बहुत स्टॉक अपने पास रहने देना। तो क्लोजिंग स्टॉक अपने पास होना चाहिए एट द ईयर एंड, मतलब ईयर एंड या एट द एंड ऑफ पीरियड, जब अपना सेल हो जाए तो सेल होने के बाद भी अपने पास लैपटॉप होना चाहिए। तो मैं बोला कितना रहना चाहिए, बोला 1000 तो भी रखते बफर में, तो 21,000 आ जाएगा मेरा प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो आप फॉर्मूला पे ध्यान मत दो सर, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि आप प्रोडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है। तो मेरे पास ओपनिंग कितना है, मतलब जो मेरे पिछले पीरियड का क्लोजिंग है, तो मेरे बोल रहा हूँ 2000। अब सेल्स का कितना ऑर्डर आया रे, 22,000 का, 22,000 सेल करने हैं, ओके, 22,000 सेल करना है, तो 2,000 ऑलरेडी है, तो मुझे प्रोड्यूस कितना करना पड़ेगा बेटा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा मुझे 20,000। पर मुझे बफर भी रखना है ना, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिखना चाहिए। तो मान लो मैं 3,000 रखने का डिसाइड करता हूँ, तो मेरी प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी आएगी, 23,000 आएगी। तो इसको ही हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन क्वांटिटी इज नथिंग बट योर ओपनिंग स्टॉक एड सेल्स की क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग की क्वांटिटी। पर यहाँ पे मैंने इसमें यहाँ पे इसको उल्टा किया है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक एड सेल्स क्वांटिटी माइनस ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या,
₹1000 में 25,000 ऐड करो, 26,000 आएगा। 26 में से 5 उड़ाओ, 21,000 आएगा। ये सिर्फ शफल किया है इसलिए साइंस चेंज हो रहे हैं, राइट? तो आपका कैसा आएगा? अगर आपको कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो पहले आप भी ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको सेल्स कितना करना है, ऐड करो। आप आपके पास ऑलरेडी आप बफर में कितना रखना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी कितना हाथों में है, ओपनिंग कितना है, तो ये आएगा आपका प्रोडक्शन का क्वांटिटी। तो आप सेल्स करना चाहते हो 20,000 का, क्लोजिंग में रखना चाहते हो 2,000 का, मतलब आपको 22,000 चाहिए, पर 1,000 तो ऑलरेडी आपके पास है, तो यानी कि आपको नया वाला 21,000 चाहिए। और शफलिंग कराऊं क्या मैं? तो मान लो ये देखो, आप बोल रहे हो कि सर अपने पास ओपनिंग में लैपटॉप 2,000 है, ठीक है? चलो डेटा में सेम ही लेता हूँ, नंबर्स में सेम ही लेता हूँ। 1,000 है मेरे पास, ओके। तो सेल्स कितना करना है रे? सेल्स कितना करना है अपने को? सेल्स सेल्स करना है 20,000 का, राइट? फिर बफर में कितना चाहिए? बफर में चाहिए मुझे 2,000 का। तो प्रोड्यूस कितना करना पड़ जाएगा? प्रोड्यूस 22,000 का, पर ओपनिंग में ऑलरेडी कितना है रे? 1,000 है, तो न्यू प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 21,000। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। यही लिखा है मैंने, क्लोजिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक में मैंने सेल्स को ऐड किया, ओपनिंग को उड़ा दिया, तो मेरे पास आ जाएगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो यह आएगी मेरी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी आने के बाद आपको इससे डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाता है पर यूनिट, राइट? आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। आइए अब कुछ एडिशनल चीजों की हम बात कर लेते। जैसे मेरे पास सबसे पहला जो मटेरियल था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है? तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, ओके, ये आप कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हो, दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग एरर। तो आप पढ़ते हो मटेरियल कॉस्टिंग, जिसमें एक कंसेप्ट होता है आपका वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट, ठीक है? वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट। तो ये कॉस्ट शीट में मैं ये कंसेप्ट को कवर नहीं कराऊंगा, मैं मटेरियल में ही कराऊंगा। पर इसके वजह से आपको क्या आता है पता है क्या? कि जो भी आपका खर्चा आपने पे किया है आपके डायरेक्ट मटेरियल को, या मटेरियल को गोडाउन पे आने तक, या आपके डेस्टिनेशन पे आने तक, वो सारा खर्चा आप ऐड करते हो एंड आपको मिलता है डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट, जिसको आप बोलते हो वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट। पर आप यहाँ पे कॉस्ट शीट में आपको चाहिए डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल एक होता है परचेस एंड एक होता है कंज्यूम्ड। चलो मुझे एक लॉजिकल आंसर देना बेटा, परचेस और कंजम्पशन में कौन सा बड़ा रहेगा हमेशा? द आंसर इज परचेस। ऑब्वियसली अगर आप 1,000 का परचेस करते हो, तो ही आप उसमें से 200 कंज्यूम कर सकते हो। पर 1,000 का परचेस किया, 1200 में कंजम्पशन नहीं कर सकता हूं अनलेस एंड अनटिल मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है, ठीक है? तो जनरली आपका परचेस हमेशा कंजम्पशन से बड़ा होना चाहिए, या फिर अगर आपका परचेस छोटा है तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए जो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल परचेस एंड एक होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट शीट में क्या वर्ड यूज किया है बेटा? कॉस्ट शीट में जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड यूज कर रहा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आइए समझ लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एग्जैक्टली क्या है। तो देखो सबसे पहले अब वही वो चीज है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब देखो मुझे इससे पता चला है कि मुझे 1,000 लैपटॉप बनाने, राइट? एंड 1,000 लैपटॉप के लिए मुझे एक लैपटॉप के लिए बेटा 5 प्लास्टिक शीट लगती है, मान लो 5 प्लास्टिक शीट लगती है। तो मुझे 1,000 लैपटॉप के लिए, ये मेरी प्रोडक्शन क्वांटिटी है कि 1,000 लैपटॉप प्रोड्यूस करने हैं, तो मुझे कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी बेटा? 5,000 शीट्स। अब 5,000 शीट्स और एक शीट की कीमत मार्केट में 20 रुपए है, ठीक है? तो अब मुझे परचेस, रॉ मटेरियल परचेस का निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं लॉजिकली, ठीक है? पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो आप बोलेंगे कि आपको सर रिक्वायरमेंट कितने का है, ठीक है? सर आपको कितने शीट रिक्वायर्ड है? सर मुझे लगभग 5,000 शीट रिक्वायर्ड है। ओके, मैं पहले क्वांटिटी का गेम कर रहा हूँ, ठीक है?
देन आप मुझे पूछेंगे सर कि आपके पास ओपनिंग ऑलरेडी कितना है जो आप यूज कर सकते हो। मेरे पास 2000 है ओपनिंग में, तो बफर में कितना रखना चाहते हो, मतलब क्लोजिंग में कितना होना चाहिए, 3000 तो होना ही चाहिए। तो आपको बाय कितना करना है, क्योंकि ये मैं खरीदने वाला हूं, मैं कहीं प्रोड्यूस नहीं करने वाला हूं। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 6000। तो 6000 मुझे बाय करना पड़ेगा। तो अब 6000 बाय करना है, एंड बाय करने का रेट है बेटा 20 रुपए। तो 120 यानी कि 12,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, 1,20,000 रुपए हो जाएंगे, आई एम सॉरी। तो 1,20,000 रुपए का मुझे बाय करना है। अब यहाँ पे तो मेरी बाइंग कॉस्ट कितनी आ गई, बाइंग कॉस्ट आ गई मेरी 1,20,000 रुपीज। प्लस ऐड करना पड़ेगा मुझे, मैं जो भी मंगा रहा हूं तो उसमें कैरियज इनवर्ड लग सकता है, ठीक है। तो वो लग गया मान लो 20,000 रुपए का। प्लस और क्या लग सकता है बेटा, और लग सकता है फ्रीट, ठीक है, फ्रीट चार्जेस लग सकते हैं। और मैंने ट्रांजिट इंश्योरेंस ले रखा है, तो मान लो फ्रीट 10,000 रुपए का है, ट्रांजिट इंश्योरेंस 2,000 रुपए का है। तो और क्या है, और मान लो ऐसे कोई टैक्सेस जीएसटी लगा है, और उसपे मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड था, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिला, तो क्रेडिट नहीं मिला है, ठीक है। तो ये 5,000 है। तो मुझे कितने में गया, मुझे 1,20,000 का तो कोटेशन उसने बोला था क्वांटिटी का, अगर मैं वहां जाता तो मुझे 1,20,000 रुपए में गिरता। पर यहाँ पे मैंने क्योंकि यहाँ तक मंगाया, तो मुझे एडिशनल खर्चे लगे 20,000, 10,000, 2,000 और 5,000। तो ये कितना आएगा 37,000। तो 1,57,000 इज कॉस्ट ऑफ माई डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्यों, आप ये समझना, देखो आपने एग्री किया था कि आपको 20 रुपए में मिलेगा, पर आपको देखो ये खर्चा अगर मैं नहीं करूं बेटा, क्या मेरे पास गुड्स पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? द आंसर इज नो, नहीं पहुंचेंगे। तो ये सारे कंपलसरी खर्चे रिक्वायर्ड है, इसके वजह से मेरा परचेस रुक जाएगा। तो ये मेरे सारे डायरेक्ट खर्चे में आते। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिर्फ क्वांटिटी में एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे देखो 5 लाख का मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी है। अब मुझे परचेस कितना करना है, 1 लाख का करना है, पर मेरे पास 1,20,000। देखो अब यहाँ पे देखो क्या विषय है, ये आप ध्यान से समझना। ये इसका नाम इंटरचेंज हो गया है मेरे से गलती से, ये क्लोजिंग होना चाहिए था, यहाँ पे आएगा ओपनिंग, ठीक है। तो ये 5 लाख का मटेरियल ऑलरेडी मुझे बफर में रखना है। अब मुझे 1 लाख परचेस करना है, पर हाथ में मेरे कितने, 1,20,000। तो इसका आंसर आएगा 4,80,000। अब 50,000 का मुझे फ्रीट लगा, 50,000 का इंश्योरेंस, 30,000 के नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, तो ये आएगा बेटा 1,30,000। तो इसका आंसर आएगा आपका 6,10,000। ओके, आई एम सॉरी फॉर द माइनर मिस्टेक, अनइंटेंशनल थी। तो यही है आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले मुझे खरीदना कितना है, एंड उसके लिए क्या क्या मुझे एडिशनल कॉस्ट लग गए। आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाते, दैट इज कि ये जो आपने पढ़ा ना कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ने आपने देख लिया कि क्या क्या आता है। अब डायरेक्ट वेजेस में क्या आता है ये देख लेना। अब डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या, कि जो मेरे फैक्ट्री में डायरेक्टली लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं, उनको मैं जो भी वेजेस दे रहा हूँ, जो भी सैलरी दे रहा हूँ, जो भी अलाउंसेस दे रहा हूँ, जो भी इंसेंटिव्स दे रहा हूँ, जो भी ओवर टाइम अगर उन्होंने किया उसका पैसा दे रहा हूँ, या बोनस दे रहा हूँ, या एक्स ग्रेटिया दे रहा हूँ, या मैं उनके लिए पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये मेरा आ जाएगा पूरा डायरेक्ट वेजेस में, ठीक है। ये लिस्ट खाली आप लास्ट डे पे पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है सर, ट्रेसेबल एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज सच एज पावर एंड फ्यूएल, स्टीम एक्सेट्रा। मतलब लैपटॉप को जिससे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसको और फर्म बनाने के लिए मैं उसको स्टीम दे रहा हूँ, तो इस स्टीम का खर्चा मेरा डायरेक्ट खर्चा है।
रॉयल्टी में पे कर रहा हूँ विंडोज को उनका सॉफ्टवेयर के लिए, हायर चार्जेस में पे कर रहा हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट से एक बंदा बुलाया है मैंने इंस्टॉल करने के लिए, तो उसको जो पैसे दे रहा हूँ वो टेक्निकल असिस्टेंस। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स एंड पेटर्न्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब क्या होता है कि कुछ चीजें ना, मतलब देखो, ये आपकी फैक्ट्री होती है, ठीक है, ये एक बड़ी फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री में मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ लैपटॉप प्रोड्यूस करता हूँ, काफी सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है। अब मोल्ड मतलब ऐसे समझ लो कि लैपटॉप, देखो प्लास्टिक एंड डिस्प्ले एक मशीन में जाता है, एंड वो मशीन उसको असेंबल करती है। पर इसमें सिर्फ लैपटॉप नहीं, काफी सारी चीजें भी बनती है, लैपटॉप बनता है, स्पीकर बनता है, ठीक है। तो एक मोल्ड हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे मुझे जब कॉस्ट शीट में लेना है, तो मुझे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लेना है, मतलब सिर्फ लैपटॉप रिलेटेड लेना है। तो आइए एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ इसके ऊपर से। एक एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास, देखो, अ मोल्ड कॉस्टिंग ₹1,20,000 इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स। यानी कि मैंने एक मोल्ड इंस्टॉल करा है जिसका खर्चा है मुझे 1,20,000 रुपए, जिसके बिहाफ में मैं 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000, मुझे ₹2 का खर्चा आया? ओके, राइट। 10,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो हमने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हम कॉस्ट निकाल रहे, एंड 10,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए। तो 10,000 इंटू टू यानी कि 20,000, तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड मेरा 20,000 रुपए या मेरा 1,20,000 रुपए। द आंसर इज बेटा, आंसर इज 20,000 रुपीज, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट ले रहे कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कितना लिखा है। देखो, a mold costing 1,20,000 is used to produce 60,000 units. 10,000 units are produced. What is the amortized cost charge? तो यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ मोल्ड 1,20,000, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना है अपना, हम 60,000 यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअल में कितना किया है अपने, 10,000 किया है, तो एक्चुअल कॉस्ट आएगा आपका 20,000 रुपए। तो इसलिए अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड, पैटर्न या पेटर्न्स, कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज, स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग। जैसे ये लैपटॉप का मैं ब्लूप्रिंट निकाल रहा हूं, तो उसके लिए जो भी खर्चा दे रहा हूं वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का खर्चा दे रहा हूं, जैसे कि मैंने एंटीवायरस डाल दिया क्विक हिल का हर लैपटॉप में, तो क्विक हिल को मैं जो पैसे दे रहा हूं वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। या ऐसा कोई भी खर्चा जो आपका डायरेक्टली प्रोडक्शन रिलेटेड हो, तो वो आपका आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ये लिस्ट आपको सिर्फ लास्ट बार एग्जामिनेशन में जाने के पहले गो थ्रू करनी रहती। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या आएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब मेरे इनडायरेक्ट खर्चे। तो मेरे इनडायरेक्ट खर्चे कौन से होते, आइए देख लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो सबसे पहले कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये मेरा सब फैक्ट्री ओवरहेड्स है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या, जो लैपटॉप प्लस अनदर चीजों पे भी काम कर रहे हैं। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का कॉस्ट है, नॉट ड्राइंग एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। मतलब एक डिपार्टमेंट होता है जो जिसका काम ही है ब्लूप्रिंट बनाना, तो वो पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा, पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पर अगर सिर्फ लैपटॉप के डिजाइनिंग का खर्चा है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इंश्योरेंस करा है प्लांट एंड मशीनरी का या फैक्ट्री बिल्डिंग का या रॉ मटेरियल का, तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जिक्स फिक्चर्स टूलिंग का कॉस्ट मेरा इनडायरेक्ट होता है। सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट मेरा इनडायरेक्ट होता है। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, ये भी मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड में वो खर्चे आ रहे जो फैक्ट्री के रिलेटेड हो, पर जो आपको डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली लगते हो। देन लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, पोल्यूशन कंट्रोल। हाँ, अब पोल्यूशन कंट्रोल मतलब क्या, देखो फैक्ट्री के वजह से प्रोडक्शन में आप प्रोड्यूस करते हो तो आप काफी पोल्यूशन करते हो। तो ये पोल्यूशन का जो खर्चा है ना, पोल्यूशन का खर्चा, ये पोल्यूशन का खर्चा आपका हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। पर इस पोल्यूशन के लिए
आप एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर रहे हो और वो सर्टिफिकेट आपने एक लॉयर से बनवाया, तो लॉयर को जो पैसा दोगे ना, वो लॉयर को पैसा, वो आपका फैक्ट्री कॉस्ट नहीं रहेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। या कैरियज ऑन रॉ मटेरियल रिटर्न, बस एक बार लिस्ट पर लेके आपको क्लासिफाई करते आ जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट समझ लेते। एनी एबनॉर्मल कॉस्ट आर टू बी एक्सक्लूडेड। कॉस्टिंग का एक प्रिंसिपल हमेशा ध्यान में रखना कि एबनॉर्मल कॉस्ट हमेशा आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है एंड आपका नॉर्मल एब्जॉर्ब हो जाता है। वापस मैं क्या बोल रहा हूं देखो, देर कैन बी टू कॉस्ट। एक होता है आपका नॉर्मल, ओके, एंड एक होता है आपका एबनॉर्मल। तो कॉस्टिंग में हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटली अगर कुछ चीज एबनॉर्मल है तो उसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चेप देंगे, पर अगर नॉर्मल है यानी कि नॉर्मल कॉस्ट या नॉर्मल लॉस है तो आप इसमें एब्जॉर्ब कर लेते हो। एब्जॉर्ब क्या कर लेते हो, तो कॉस्ट शीट में हम जैसे पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके। पेनल्टी, फाइन्स, डैमेजेस इग्नोर करते क्योंकि आपका एबनॉर्मल खर्चा है। इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स। ये नॉन इक्विटी फंड्स मतलब अगर आपने लोन लिया है तो लोन पे जो भी आप खर्चा दे रहे हो अभी आप वो ऐड करने लग गए हो, आर टू बी एडेड। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन इज टू बी एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। आइए अब समझ लेते क्या है ये, इस पे एक एग्जांपल भी है। देखो, इनपुट है 1000 यूनिट्स का और उसकी कॉस्ट है बेटा 10,000 रुपए। नॉर्मल लॉस है 10%। आइए क्वेश्चन समझ लेते। मेरे पास क्या क्या गिवन है, पहले मैं गिवन लिख लेता हूं। मेरे पास सर इनपुट यूनिट से कितने 1000, उसका कॉस्ट कितना है उस यूनिट्स का, उसका कॉस्ट है बेटा 10,000। ओके, अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस 10% एक्सपेक्टेड है। ओके, एंड एक्चुअल आउटपुट जो बनाया है मेरे बंदों ने वो 850 बनाया है। तो सबसे पहले अगर इनपुट है मेरा 1000, राइट, माइनस उसमें से मैं नॉर्मल लॉस करूं 10%, माइनस 100, तो ये आना चाहिए बेटा मेरा 900। पर इन्होंने 850 ही बनाया, यानी कि 50 रुपए का मैंने एबनॉर्मल लॉस कर दिया है। तो यहाँ पे देखो अब क्या होता है, अब मुझे खर्चा पहले निकालना है। तो मैं करूंगा बेटा 10,000 आ जाएगा मेरा खर्चा, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स पे, पर मुझे सिर्फ गुड यूनिट्स लेने हैं तो 900 यूनिट्स लूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 11.11। अब ये 11.11, ओके, इनटू करूंगा मैं 50 एंड ये जाएगा मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। कुछ और एडिशनल पॉइंट, जैसे अगर जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है तो वो आप इग्नोर करेंगे, आप वो नहीं लेंगे डायरेक्ट मटेरियल में, राइट। पर अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, आपको मटेरियल कॉस्टिंग में समझने मिलेगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा आपके खर्चे में। जीएसटी ऑन आउटपुट और सेल्स इज टू बी एडेड आफ्टर सेल्स वैल्यू। जीएसटी ऑन सेल्स बोला है, मतलब आपने क्या किया, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे निकाल दिया। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया यहाँ पे से फॉर एग्जांपल, अरे काफी खिचड़ी कर दी मैंने यहाँ पे। हाँ, आपका मान लो से फॉर एग्जांपल आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया आपका 20 लाख रुपए। फिर आप इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर रहे हो बेटा 5 लाख रुपए। फिर आपका ये आएगा 25 लाख रुपए। फिर आप इसमें जीएसटी ऐड करते हो ना, जीएसटी मान लो 20% है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आसान हो जाता है कैलकुलेट करने में। तो 5 लाख रुपए आपका यहाँ पे आएगा, वो यही बोल रहा है कि जीएसटी ऑन आउटपुट और सेल इज टू बी एडेड आफ्टर कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल्स। तो ये वाला भी एडिशनल पॉइंट हो गया आपका। सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर इस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। तो आप क्यूरैप एस, ये जो ए ना, ये ए स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर का सैलरी है उसके लिए हमने एक सेपरेट हेड बनाया, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, फैक्ट्री का कामकाज चलाने के लिए ताकि हम प्रोडक्शन कर सकते, तो ये भी अपना हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। बिजनेस एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट करा है तो ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपका प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है। लीगल चार्जेस दे रहे हो, जनरल चार्जेस हो गए।
हाँ, एक है आपका कन्वर्जन कॉस्ट कितना है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या कि मुझे डायरेक्ट लेबर कितना लगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगा, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे कितने। तो यहाँ पे ये होता है मेरा तीनों मिला के आता है मेरा कन्वर्जन कॉस्ट। क्योंकि कैसे क्या, डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या कि मैं वेजेस कितने पे कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मेरे ट्रेसेबल एक्सपेंसेस कितने, प्लस मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने वो पर्टिकुलर इवेंट में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मेरी फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। तो ये तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ, कभी-कभी आपको ना वो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली नहीं देता। वो आपको बोलेगा कि 25,000 एक मशीन के लगे, ओके, 25,000 आवर्स एक मशीन के लगे, एंड मशीन आवर ए रेट है जो ओवरहेड में आप कैलकुलेट करना सीखते हो, वो आपको डायरेक्टली दिया रहेगा 8 है। तो आपको ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा, 25,000 इंटू 8, तो 25,000 इंटू 8, आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 लाख रुपीज पर, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, तो 2 लाख आपका आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा। बैंक चार्जेस बेटा जनरल है, काउंटिंग हाउस सैलरी जनरल है, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोडक्शन रिलेटेड है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, गोडाउन के खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्री री री रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, या सेकेंडरी पैकिंग में। प्रोडक्शन बोनस टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये डायरेक्ट वेजेस है क्योंकि फैक्ट्री वर्कर को आप प्रोडक्शन बोनस दे रहे हो, एंड एनी टाइप ऑफ बोनस इज माय डायरेक्ट वेजेस, ओके। एनी टाइप ऑफ बोनस, एनी टाइप ऑफ बोनस, एनी टाइप ऑफ बोनस इज माय डायरेक्ट वेजेस। तो ये आएगा मेरा किसमें, ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है ना इसलिए मैंने इसको एडिशनल रखा है बाजू में। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इफ अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड फॉर 2 years इज 10 लाख, तो 2 साल का खर्चा 10 लाख रुपए, एंड यू आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट फॉर अ ईयर, तो 1 साल का बना रहा हूं तो 1 साल का खर्चा निकालना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है 5 लाख रुपए, तो यही वो चीज है। मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर वेइंग ब्रिज, वेइंग ब्रिज मतलब क्या होता है कि आपका जब वो गुड्स, व्हाट वी से, जब आप गुड्स बाय करते हो और वो आप वे करते हो, तो वो जिस पे वे करते हो ना उसको, ये वाला ब्रिज होता है, यहाँ पे आपका ट्रक जाता है ऐसा, एंड उसका वेट आता है, तो वेट आ रहा है मान लो 1000 किलो, और उसमें से मान लो ट्रक का है 200 किलो, तो 800 किलो आपका मटेरियल का वेट होता है। तो सेम अगर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आप पे कर रहे हो वेइंग ब्रिज के लिए, तो आपका ये हो जाएगा बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट शीट, क्योंकि आप सेल्स पे फोकस हो, तो आप ऐसे समझो कि आप जब सेल करेंगे तो आपके गुड्स बाहर जाएंगे, तो गुड्स जब बाहर जाएंगे तो वो वे होके जाएंगे ना, तो वो वे होके जाएंगे, तो वो जो खर्चा है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कॉस्ट ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड एट वे ब्रिज, वे ब्रिज क्यों काम में आ रहा है, सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सीसीटीवी का खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। कैरियज रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, और देखो, जैसे मटेरियल मैंने परचेस किया और मटेरियल के लिए कैरियज लग रहा है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है, ऑब्वियसली है, क्योंकि इसके बिना मेरा मटेरियल आएगा ही नहीं, तो मैं प्रोड्यूस कैसे करूंगा। परचेस पे कैरियज लगा है, तो ये आएगा मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है एक्चुअली टेक्निकली। कैरियज ऑन मटेरियल रिटर्न लग रहा है, हाँ, अभी कुछ मटेरियल आया मेरे पास 500 यूनिट, पर 100 यूनिट मुझे पसंद नहीं आए, एंड वो मैंने वापस रिटर्न कर दिए, पर वो रिटर्न का खर्चा मतलब मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में ही लिखा था परचेस ऑर्डर में कि वो मुझे बॉर्न करना पड़ेगा, तो ये मेरा जाएगा बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ओके, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है इसलिए इसको मार्क करो। आपको ऐसे लगेगा कि ये जनरल खर्चा है, पर ये जनरल खर्चा नहीं है। आपने लॉजिक क्या है इसका कि आपने देखो प्रोडक्शन के लिए मंगाया था वो मटेरियल, पर अब वो आप प्रोडक्शन में नहीं यूज करने वाले हो। पर्पस क्या है आपका वो मटेरियल मंगाने का, उस पे क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है, कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड मतलब क्या, 11th 12th में पढ़ा रहेगा कि आप जब सेल करते हो
तो उस पे आपको कुछ खर्चा देना पड़ता है फॉर कैरियज आउटवर्ड, दैट इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक थियरी क्वेश्चन भी है आपके पास, पूछ सकता है कि कॉस्ट शीट बनाने का क्या क्या फायदा है। ठीक है, तो ये आपको टोटल कॉस्ट फिगर एज वेल एज पर यूनिट का फिगर देता है प्रोडक्शन का। तो ये देखो, यहाँ पे है मेरा टोटल कॉस्ट फिगर एंड पर यूनिट का फिगर। देन उसके बाद और क्या इसका फायदा है, सेकेंडरी पॉइंट, इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंपैरिजन। मान लो मैं मंथली बनाता हूँ बेटा कॉस्ट शीट अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं जैन एंड जुलाई कंपेयर कर सकता हूँ क्या? आंसर इज यस। इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट रिक्वायर्ड फॉर सबमिटिंग टेंडर्स। वही तो मैंने स्टोरी से शुरुआत की ना कि 25,000 लैपटॉप का, अब मैं उसको ये कोटेशन देगा, अरे कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा सेल प्राइस, तो ये ऐसा नहीं ना कि डायरेक्टली एग्री करेगा, मे बी वो और किसी और से पूछताछ करेगा। इट प्रोवाइड सफिशिएंट हेल्प इन अराइविंग एट द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस एंड इट फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल बाय डिस्क्लोजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कैसे क्या मतलब, देखो अब यहाँ पे अलग अलग हेड्स है ना, जैसे प्राइम कॉस्ट, देखो एनालाइज कर सकता हूं मैं कि प्राइम कॉस्ट इतना है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इतना है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट इतना है। मैं बोल रहा हूँ यार प्राइम कॉस्ट 10 लाख एंड ये आ रहा है मेरा 50 लाख, तो 40 लाख क्या मेरा फैक्ट्री ओवरहेड से, तो मैं इस एरिया पे फोकस कर सकता हूँ, राइट। तो क्या बोला है पॉइंट उन्होंने, अब आइए समझ लेते वो लास्ट का क्या पॉइंट था। It facilitates cost control by disclosing operational efficiency by increasing focus on specific areas। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ये चैप्टर में मैंने आपसे क्वेश्चंस नहीं कराया, पर मैंने आपको क्वेश्चंस लगने की हर वो टेक्निक बता दी, राइट। और कुछ तो नहीं छूट जा रहा ना मेरे से, और कुछ नहीं छूट जा रहा। तो आपका मैंने सारा एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। आपको कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एंड जिसका फॉर्मेट क्लियर है, प्लस आपको पता है कि कौन सा डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आ रहा है, मेरी लिस्ट पढ़ ली। प्लस आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी कैसे निकालना है वो समझ गया, प्लस आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालना है वो समझ गया। तो आपका ये चैप्टर पूरा डन है। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ चैप्टर। थैंक यू।